नमस्कार। अब तक हमने अपनी भौतिकी की समझ में चीजों को एक अकेला कण या एक बिंदु मानकर उनकी गति को समझा है। पर असल दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है ना। एक गेंद सिर्फ एक बिंदु नहीं है, एक दरवाजा भी सिर्फ एक बिंदु नहीं है। उनका एक आकार होता है, वो घूम सकते हैं, वो लुढ़क सकते हैं। तो आज के इस सत्र में हम इसी एक कण वाली दुनिया से आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि बड़ी वस्तुएं यानी कणों के निकाय असल में गति कैसे करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि दरवाजे को उसके हैंडल से पकड़कर खोलना इतना आसान क्यों होता है, जबकि अगर उसे कब्जों के पास से धकेलें तो कितनी ज्यादा ताकत लगती है। बल तो हम शायद उतना ही लगा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? इसका जवाब रोटेशनल मोशन यानी घूर्णी गति के सिद्धांतों में छिपा है, और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ठीक है, तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम बिंदु द्रव्यमान की सोच से आगे बढ़कर द्रव्यमान केंद्र को समझेंगे, फिर घूर्णन के पीछे का जो गणित है उसे जानेंगे, और फिर बल आघूर्ण और कोणीय संवेग जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं एक बहुत ही सरल विचार से आगे बढ़कर। देखिए, अब तक भौतिकी में हम अक्सर चीजों को एक पॉइंट मास या बिंदु द्रव्यमान मान लेते थे ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन असलियत में वस्तुएं एक्सटेंडेड बॉडीज यानी विस्तारित पिंड होती हैं। मतलब वो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती हैं। चलिए गति के इन दो तरीकों में फर्क समझते हैं। बाईं तरफ देखिए, एक ब्लॉक है जो बस फिसल रहा है। यह है शुद्ध स्थानांतरीय गति या प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। इसके हर एक कण की वेलोसिटी यानी वेग एक जैसा है। लेकिन जरा दाईं ओर देखिए, यहां एक सिलेंडर लुढ़क रहा है। ये आगे तो बढ़ रहा है, पर इसके सभी कणों का वेग एक जैसा नहीं है। जो कण सबसे ऊपर है वो सबसे तेज है, और जो नीचे जमीन को छू रहा है वो तो एक पल के लिए रुक ही जाता है। इसका मतलब है कि यहां ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ कुछ और भी हो रहा है, और यही कुछ और है घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन। अब देखिए, घूर्णी गति को ठीक से समझने के लिए हम एक आइडियल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा पिंड है जिसका आकार और आकृति कभी नहीं बदलते। मतलब उसके अंदर के कणों के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहती है। हकीकत में तो कोई भी पिंड पूरी तरह से दृढ़ नहीं होता। हर चीज थोड़ी बहुत दब या खिंच सकती है। लेकिन पहियों, लट्टू या ग्रहों जैसी कई चीजों की गति का विश्लेषण करने के लिए ये एक बहुत ही काम का अप्रॉक्सीमेशन है। तो सवाल ये है कि एक पूरे पिंड की गति को कैसे समझा जाए जिसमें अरबों खरबों कण हैं। यहां पर द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हमारी मदद के लिए आता है। ये एक ऐसा जादुई बिंदु है जो हमें पूरे सिस्टम की गति को सिर्फ एक बिंदु की गति के तौर पर देखने में मदद करता है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास एक काल्पनिक बिंदु है। जरूरी नहीं कि उस जगह पर असल में कोई मास हो, लेकिन यह कॉन्सेप्ट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। सोचिए, आपने एक हथौड़ा हवा में फेंका। अब हथौड़ा तो अजीब तरह से घूमता हुआ जाएगा, पर उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक एकदम सही परवलयाकार पाथ यानी पैराबोलिक पाथ पर चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई एक छोटा सा पत्थर चलता है। ये हमें जटिल गति को सरल बनाने की ताकत देता है। अच्छा, तो गणितीय रूप से हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते कैसे हैं? ये सभी कणों की पोजीशंस का एक वेटेड एवरेज है, यानी द्रव्यमान भारित औसत। इस सूत्र को देखिए, यहां r जो है वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। हम हर कण के द्रव्यमान mi को उसकी पोजीशन ri से गुणा करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं और फिर सिस्टम के कुल द्रव्यमान m से भाग दे देते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो कण ज्यादा भारी होते हैं वो सेंटर ऑफ मास को अपनी तरफ ज्यादा खींचते हैं। और ये स्लाइड तो शानदार ढंग से दिखाती है कि सेंटर ऑफ मास की गति कैसे काम करती है। कल्पना कीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप्य हवा में फट जाता है। ये जो विस्फोट है ये अंदरूनी बलों यानी इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। और याद रखिए, अंदरूनी बल सेंटर ऑफ मास की गति को बदल नहीं सकते। उस पर तो केवल बाहरी बल यानी गुरुत्वाकर्षण ही काम कर रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि टुकड़ों के बिखरने के बावजूद उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो ठीक उसी परवलयाकार रास्ते पर चलता रहता है जिस पर वो बिना फटे चलता है। ना कमाल की बात। सीधी रेखा में गति का वर्णन करना तो हम सीख चुके हैं, पर घूर्णन यानी घूमने को कैसे डिस्क्राइब करें, इसके लिए हमें एक नए गणितीय टूल की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं कि हम घूमने को गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं।
ये नया टूल है सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट। याद है, हमारे पास वेक्टर्स को गुणा करने का एक तरीका पहले से है जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, जिसका जवाब एक स्केलर नंबर होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट अलग है। जब हम दो वेक्टर्स a और b का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो नतीजा एक नया वेक्टर c होता है। इस नए वेक्टर c का जो परिमाण है वो होता है ab sin थीटा, जहां थीटा a और b के बीच का कोण है और इसकी जो दिशा है वो a और b दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस नए वेक्टर की दिशा का पता कैसे करें? इसके लिए हम दाहिने हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाएं तो आपका जो सीधा खड़ा अंगूठा है वो आपको परिणामी वेक्टर की दिशा बताएगा। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसे हमेशा याद रखना है। अब जब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट जैसा टूल है तो हम घूर्णी गति के दो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, बल आघूर्ण यानी टॉर्क और कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम। ये एक तरह से बल और रैखिक संवेग के घूर्णी भाई हैं। बल आघूर्ण, जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं, किसी भी बल के घुमाव पैदा करने की क्षमता को मापता है। चलिए हमारे दरवाजे वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। जो बल F हम लगा रहे हैं और कब्जे से जो दूरी है यानी पोजीशन वेक्टर R, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें टॉर्क टाउ देता है। इसीलिए जब आप हैंडल पर बल लगाते हैं तो R बड़ा होता है, जिससे ज्यादा टॉर्क पैदा होता है और दरवाजा आसानी से घूम जाता है। बिल्कुल इसी तरह कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम किसी वस्तु के घूमने की मात्रा को मापता है। जैसे लीनियर मोमेंटम बताता है कि किसी सीधी चलती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम बताता है कि किसी घूमती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल है। इसे भी हम एक क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। ये पोजीशन वेक्टर R और लीनियर मोमेंटम P का क्रॉस प्रोडक्ट है। और यहां आता है भौतिकी का एक सबसे खूबसूरत और जरूरी समीकरण। ये न्यूटन के दूसरे नियम का घूर्णी संस्करण है। हम जानते हैं कि बल लीनियर मोमेंटम के बदलने की दर होता है। बिल्कुल उसी तरह बाहरी बल आघूर्ण यानी एक्सटर्नल टॉर्क कोणीय संवेग के बदलने की दर होता है। ये समीकरण रोटेशनल डायनामिक्स की नींव है। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखते हैं, यांत्रिक संतुलन यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कोई भी वस्तु पूरी तरह से स्थिर कब होती है? मतलब ना वो हिलती है और ना ही घूमती है। किसी भी रिजिड बॉडी के पूरी तरह से संतुलन में होने के लिए दो शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, उस पर लगने वाला कुल बाहरी बल 0 होना चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि वस्तु अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और दूसरी, उस पर लगने वाला कुल बाहरी बल आघूर्ण यानी टॉर्क भी 0 होना चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि वस्तु घूमना शुरू नहीं करेगी। एक सीसॉ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। संतुलन के लिए एक तरफ का जो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा वाला घुमाव है, उसे दूसरी तरफ के एंटी क्लॉकवाइज घुमाव को पूरी तरह से बैलेंस करना पड़ता है। इसी को हम आघूर्ण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका सूत्र बहुत सरल है, लोड गुणा लोड आर्म एफर्ट गुणा एफर्ट आर्म के बराबर होना चाहिए। यही वो सिंपल सा सिद्धांत है जो हमें एक लंबी एफर्ट आर्म का इस्तेमाल करके एक छोटे से एफर्ट से एक बहुत बड़े लोड को उठाने की ताकत देता है। इसी को मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं। चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ रखकर देखते हैं। घूर्णी गति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्थानांतरीय गति के साथ उसकी समानताओं को पहचानें। जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। लीनियर मोशन में जो काम द्रव्यमान m करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I करता है। लीनियर मोशन में जो काम बल F करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम टॉर्क टॉ करता है। और लीनियर मोमेंटम P का जो घूर्णी साथी है वो है एंगुलर मोमेंटम L। ये एनालॉजी इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ याद रखने में बहुत मदद करती है। और आखिर में द्रव्यमान केंद्र के बारे में यह सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखनी है। यह है एक बहुत ही शक्तिशाली सरलीकरण है जो हमें जटिल सिस्टम्स की गति का विश्लेषण करने की अनुमति देता है, मानो वे सिर्फ एक ही कण हों। मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। हमने सीखा कि अगर कोई बाहरी टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, यानी बदलता नहीं है। तो फिर एक आइस स्केटर बिना किसी बाहरी मदद के सिर्फ अपनी बाहों को अंदर खींचकर तेजी से कैसे घूमने लगता है? इसका जवाब कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा।